students of plus 2. We have finished the friendly adsorption isotherm. लेकिन पीछे एक पॉइंट रह गया था, that is what factor affecting the adsorption. उसके अंदर हमने नंबर 1 बताया था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. अब जो एड्सॉर्बेंट होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं. जैसे मान लें एक सड़क है तो सड़क पूरी तो स्मूथ नहीं होती, उसमें खड्डा भी होगा. तो एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा कि एड्सॉर्बेंट कितना होना है. ये हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं. अब अलग अलग एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्प्शन पावर डिफरेंट होती है. फिर नंबर 2 नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. ये मैंने आपको बता दिया था कि जो गैस है एड्सॉर्बेंट गेन हो रही है, अभी गैस हो रही है तो गैस का एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है उसके क्रिटिकल पॉइंट पे, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन पे. कि गैस कैसे लिक्विफिकेशन होगी, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन पे. दिस आई हैव डिस्कस्ड यू इन द लास्ट वीडियो, यू कैन वॉच द लास्ट वीडियो. अब थर्ड उसके बाद आ रहा था एड्सॉर्बेंट आर नॉट इक्वल. ये भी मैंने बता दिया. टेम्परेचर वाला भी मैंने आपको बता रखा था, टेम्परेचर वाला कि एड्सॉर्प्शन जो होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे है. और क्यों लो टेम्परेचर पे? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो लो टेम्परेचर पे फेवर होते हैं. अब एक आज चीज डिस्कस करनी है जो इसके लिए मैं वीडियो बजा रहा हूं, वो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. हालांकि ये जेईई मेंस का और नीट का टॉपिक है, लेकिन इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. इज इट क्लियर? दिस इज द मेन टास्क ऑफ दिस वीडियो. 2-3 मिनट का ही है बेटे. अब आपके पास इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे जाते हैं. हमारे पास इधर हमने लेनी है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ये गया इधर. एक्चुअल में बेटे क्या होता है, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, आप यूं मानो ना कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हम दिखाते थे, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है जो फर्स्ट लेयर पे हमने बोला था. उसके बाद फिजिकल एड्सॉर्प्शन की दूर से होता है. क्लियर बताया था मैंने आपको. जितना पार्टिकल्स दूर होंगे उतना फिजिकल एड्सॉर्प्शन मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. और जितना पार्टिकल्स नजदीक आते जाएंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा. ये मैंने आपको सिखाया था. फर्स्ट लेयर एड्सॉर्बेंट की थी, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए पार्टिकल को नीचे आने के लिए. और जो दूसरे ऊपर के पार्टिकल पड़े हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जितना दूर है उतना फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है. अब हम इसको देखते हैं कि ये वेरी कैसे करता है ग्राफ के साथ. ये एनर्जी है और ये डिस्टेंस पे जा रहे हैं. ये इसलिए बनाया है कि दूर से पार्टिकल पास कैसे आता है. अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में यूं होता है बेटे, ये दूर से पार्टिकल्स आ रहे हैं, कम एक्टिवेशन एनर्जी हमने दी है, जो कि डाटा में बोली हमने 20 से 40. अभी भी थोड़ा स्कोर करेक्ट कर लें. ये पार्टिकल्स को हम देते हैं एनर्जी 20 से 40. ये पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्टार्ट होता है डिस्टेंस से, दूर से, और इस डिस्टेंस पे आके ये मैक्सिमम हो जाता है. और अगर इससे भी ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा वीडियो रोल माइक, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब जा रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम पीक पे आ जाता है. अगर इससे ज्यादा हम देते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, एंड पे आ जाता है. तो आपने क्या देखा, ये बॉटम लेयर थी, ये डिस्टेंस से आ रहा है, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है. इस पे आके इसकी पीक आ जाती है. यहाँ पे इसका डेल्टा एच जितना भी आएगा वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में होगा. यहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम है. देखो ज्यादा डिस्टेंस इसने मेंटेन नहीं की, जैसा कि मैंने इस डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की है. ज्यादा डिस्टेंस इसने मेंटेन नहीं की. आप अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन करवाते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और वो पार्टिकल चलता है यहां से, और ये यहां से चलता हुआ काफी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी दिया हमने, हाई टेम्परेचर दिया है, और ये क्रॉस करता है यहाँ पे, और फिर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी इनएक्टिव थी. अगर इसको भी टेम्परेचर देंगे बाद में तो ये भी बाहर निकल जाएगा. ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है.
क्लियर है ना। अगर हमको फिजिकल एब्जॉर्प्शन करनी है तो हमें कम एनर्जी देनी है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिस्टेंस पे बनता है, क्लोज लेयर पे बनता ही नहीं है, तो ये मैक्सिमम इस लेवल पे आ गया। अगर हमें केमिकल एब्जॉर्प्शन करना है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ रही है, और यहां से क्रॉस करके ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है। देखो कम डिस्टेंस पे बन गया, इतने डिस्टेंस पे आपके पास केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये इस तरीके से नहीं होता है। एक्चुअल में क्या करते हैं लोग कि वो कहते हैं यार केमिकल एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। देखो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवाया, इसी को एनर्जी दी और इसको टर्न कर दिया, देखो ये ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं। तो अब वो कहते हैं चलो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे आके खत्म हो गया, अब केमिकल में कन्वर्ट हो जा। तो ये मैं ग्रीन से बना रहा हूं, तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन करवा दिया। तो इससे हुआ फायदा क्या, इससे फायदा ये हुआ हमें जो प्योर केमिकल एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम देनी पड़ रही है। तो कम से कम चल गया और वापस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पे केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। असल में होता क्या है, पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन से पार्टिकल को फंसाया जाता है, जाल ये बनता है, जाल ये बनता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और उसको एनर्जी देने से वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया। शिकार यहां आके फंसता है, जाल ये बनता है, फंसता ये है। तो इस तरीके से आपके पास ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, 12th में तो आएगा नहीं। अब हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो ग्राफ जा रहा था, अगर हमने पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवा लिया तो टेम्परेचर के साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता है। बेटा देखो ये कम हो रहा है। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सेंटर से ही केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट होकर फाइनली केमिकल भी यूं ही जाता है। ये कीमोजॉर्प्शन है और ये फिजियोजॉर्प्शन है। तो फाइनली व्हाट हैपन, जब आपके पास ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, बीच रास्ते में फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंटरफेस पकड़ के और यहां से केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो रहा है। और फाइनली मैंने बोला था ना कि और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन भी डाउन हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये भी बाहर चला जाता है। मेन बात ये आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन आपको समझ आ गया होगा। Is it clear? Next on dear student, next part is that catalysis। ये बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। कैटालिसिस होता क्या है, कैटालिसिस यूज ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कैटालिसिस। इसके अंदर अब कैटलिस्ट के टाइप लेते हैं। कैटलिस्ट के बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, फॉरवर्ड की भी बैकवर्ड की भी, दोनों की, और इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं डालता, इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? अब आपके पास जो कैटालिसिस के अंदर, कैटालिसिस टर्म तो हो गई कैटालाइसिस, यूज ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटालिस्ट जो होते हैं ना, वो वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन में रिक्वायर्ड नहीं होते। जैसे एक रिएक्शन थी NaOH प्लस HCl, ये लैब में डाल के देख लेना बेटा, आपके पास NaCl प्लस वाटर आ जाएगा, विद इन सेकेंड ये रिएक्शन हो जाती है। और जो काफी स्लो रिएक्शंस होती हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसमें भी हमें ये रिक्वायर्ड नहीं रहता, उसमें काफी टाइम लगता है। अब बात बनी कि हमें कैटलिस्ट चाहिए क्या। आपके एनसीईआरटी में पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो हमें KCl प्लस O2 मिलता है। रिएक्शन बैलेंस आप कर लेना, लेकिन ये ऑक्सीजन काफी लंबे समय बाद मिलता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के अंदर KClO3 के ऊपर मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तो वी विल गेट दिस रिएक्शन इमीडिएटली विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो इससे रिजल्टेंट क्या निकला, ये कैटलिस्ट है। ये एक्चुअल में कैटलिस्ट हम यूज करते हैं मॉडरेट रिएक्शन पे,
मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है जो ना ज्यादा समय ले ना कम समय ले। तो ये रिएक्शन लगभग 7-8 घंटे में कवर अप होती है। अगर हम कैटलिस्ट यूज कर लें तो ये 15-20 मिनट में हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। बैलेंस आप करना बेटे, पोटेशियम क्लोराइड। अब यहां से आपको पता चला कि हमारे पास यूज क्या है कैटलिस्ट का। अब उसके बाद क्या चीज आ रही है कि कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इज होमोजेनियस एंड नंबर 2 इज हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का एक एक एग्जांपल याद रखना। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेस में है। जैसे SO2 गैस है प्लस O2 भी गैस है, इसकी रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड वो भी गैस है, इसमें कर दें तो यू आर गेटिंग SO3। मीन्स ऑफ दैट रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेस, so you are getting what? Homogeneous catalysis. Is it clear? एक और भी एग्जांपल था, अगर हम इथाइल एसीटेट CH3COO CH3 की रिएक्शन वाटर से करवाएं, ये भी लिक्विड और HCl की बैलेंस में करवाएं, वो भी लिक्विड, तो ये सारा जो है we are getting that is CH3COO, you know very well, plus C2H5OH। तो ये दोनों एक ही फेस में है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, तो इसे हम होमोजेनियस बोलते हैं। अब हेटेरोजेनियस के अंदर आपके पास एक एग्जांपल है जो आपने बहुत कर रखा है, N2 plus 3H2 will gives you what? In the presence of iron and molybdenum, ये सॉलिड है, एक गैस है, तो you are getting what? अमोनिया। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में है तो इट इज नोन एज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। एक आप पढ़ोगे SO2 plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये अच्छे से याद कर लेना ये वाली इक्वेशन। P ब्लॉक में कॉन्टैक्ट स्टेप्स में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आएगी एंड यू विल गेट SO3। इसे की स्टेप भी बोलते हैं, ये मैं आपको वहां बताऊंगा। तो ये सॉलिड है और ये गैसेज है, तो ये बेटा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। एक एक एग्जांपल आपको हर वक्त याद होना चाहिए, CBSE में पूछा जा सकता है। अब आ जाती है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म कि ये काम कैसे करता है। इसकी एक ओल्ड थ्योरी थी और एक मॉडर्न थ्योरी थी, इसे रब कर रहा हूं बेटे। अब आपके पास हेटेरोजेनियस और हेटेरोजेनियस मैकेनिज्म ऑफ द heterogeneous catalysis adsorption, mechanism of the heterogeneous catalysis। जैसे मान लो आपके पास ये N2 थी, ये 3H2, it will give you 2NH3। तो होता क्या है बच्चों, ये आयरन कैटलिस्ट है सॉलिड, मोलिब्डेनम इसके अंदर वो प्रमोटर है। तो कैटलिस्ट के आगे और फिर दो टाइप होते हैं, एक प्रमोटर होते हैं जो हेल्प करते हैं कैटलिस्ट की, एक पॉइजन कैटलिस्ट होते हैं जैसे कोबाल्ट है, आर्सेनिक है, उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं, वो भी याद रखना आप। अब आपके पास आ गया इसकी मैकेनिज्म में आप देखो कि अगर आपके पास इस बॉक्स में अंदर आयरन पड़ा है तो पहला स्टेप ये N2 आके यहां पे डिफ्यूज होगी, ये N2 आ गई बेटा, ये H2 आ गई, दे आर डिफ्यूजिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट, दे आर डिफ्यूजिंग। तो डिफ्यूजन हो रहा है N2 और H2 का आयरन की कैटलिस्ट पे, इज इट क्लियर। फिर नंबर 2 ये एब्जॉर्ब हो रही है, दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब हो रही है ना तो N2 और H2 उसके अंदर जा रही है, कैटलिस्ट आयरन सॉलिड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब ये अंदर N2 भी आ गई, O भी आ गई, एटॉमिक फॉर्म में भी आ सकती हैं। फिर आपके पास अंदर बनेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये अंदर रिएक्शन होगी बेटा, अंदर रिएक्शन होगी। तो पहले क्या हुआ, डिफ्यूजन, ये अंदर ब्लू कलर में गया,
एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। फिर अंदर ये आपके पास N2O2 आपस में रिएक्शन करेंगी, अमोनिया बनाएंगी। अब फोर्थ स्टेप में, ये थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। फिर फोर्थ स्टेप में बेटा ये बाहर निकलेंगी, देन इट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। ये जो प्रोडक्ट बना, ये अमोनिया बाहर आया और फिर यहां से ये डिफ्यूज हो जाएगा फिफ्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज। ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस की मैकेनिज्म है। अब पहले एक ओल्ड थ्योरी आई थी, फिर ये मॉडर्न थ्योरी आई, और मॉडर्न थ्योरी का एक खास पॉइंट जो सीबीएसई में आज तक नहीं पूछा गया वो ये है कि मॉडर्न थ्योरी कंक्लूजन निकालती है। मॉडर्न थ्योरी ने ये कंक्लूजन निकाला कि कैटालिस्ट का मास एंड केमिकल कंपोजिशन नेवर चेंज। इस पॉइंट को बेटा ध्यान रखना, ये आज तक नहीं पूछा गया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस का पॉइंट निकाला गया कि कैटालिस्ट का मास और केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में बताएंगे, कैटालिस्ट के कुछ कैरेक्टर्स वहां भी डिस्कस कर दूंगा। कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को बराबर देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि इसका मास और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम छोटा सा वीडियो बनेगा 5-10 मिनट का, एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, एंजाइम, कोएंजाइम, एंड देन वी विल मूव टू द कोलाइड्स। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।